हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अनुसंख्यक गुणधर्म। आज इसको खत्म कर देते हैं साले को। अनुसंख्यक गुणधर्म का लास्ट टॉपिक क्या था? अनुसंख्यक गुणधर्म का लास्ट टॉपिक था चौथा नंबर वाला, परासरण दाब। तुम बहुत किनारे बैठे, तुमको नहीं दिखता होगा, है ना? नहीं दिखता दोनों को? अब बोलेंगे दिखता है, झूठी। परासरण दाब क्या होता है ये मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। जो लोग नहीं सुने थे सुन लो। इस क्वेश्चन की रिपीट होने की संभावना कम है, रिपीट नहीं होगा। और ये भी बता दें 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। अब परासरण दाब क्या है, पुराने वीडियोस में मैंने इसके बारे में नहीं बताया है, और इसमें सब कुछ नया नया है। बस ये बताओ मूलरता का सूत्र क्या होता है? NB/V। इसका क्या सूत्र होता है? C=NB/V होता है। ठीक, आज अंतिम दिन है, फिर कल से न्यूमेरिकल लगाएंगे। पहले एग्जांपल, तो सबसे पहले परासरण एक प्रक्रिया है, इसको समझते हैं। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। परासरण क्या होता है सबको पता है? पता है ना? उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे मान लो कि दो विलयन है और इनके बीच हम क्या लगा दिए? एक झिल्ली लगा दिए। ये क्या लगा दिए हैं? झिल्ली। दोनों अलग अलग विलयन है। ये मान लो विलयन 1 है, यस बोल दूं, विलयन 1 और ये विलयन 2। एस फॉर सोल्यूशन। ठीक है, इसका सांद्रण अलग हो सकता है और इसका सांद्रण अलग हो सकता है। सांद्रण का मतलब होता है एकांक आयतन में मोलों की संख्या। ठीक है, अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां ये ज्यादा होंगे इससे होंगे, और यहां की बात करूं तो ये ज्यादा होंगे इससे। अब ये कौन है ये तुम्हें भली भांति पता होना चाहिए। मान लो ऐसा मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने बोला जो विलेय के मोलों की संख्या है। कौन? विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या से ज्यादा है ना? ज्यादा का मतलब नॉर्मल अवस्था से क्या है? ज्यादा। मतलब हमने बहुत गाढ़ा विलयन ले लिया, और यहाँ पे क्या है? ये थोड़ा सा कम है। ठीक, अगर नॉर्मल बोल दूं तो ये वाला थोड़ा सा क्या हो गया? सांद्र हो गया है, और ये वाला क्या हो गया है? तनु हो गया। ज्यादा गाढ़ा, ये थोड़ा सा पतला है। यानी यहाँ पे NB की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, और यहाँ पे Na की वैल्यू ज्यादा है। समझ गए इस बात को? समझ गए अच्छे से? दो विलयन है और दोनों में एक तनु है और एक सांद्र है। अब इसमें विलायक के कण है और इसमें क्या है? विलायक और विलेय दोनों के कण। ऐसा समझो यहाँ विलायक के कण क्या है? ज्यादा, और यहाँ पे विलेय के कण क्या है? ज्यादा। ठीक, अब ये समझो कि अगर विलेय के कण ज्यादा है तो यहाँ विलायक की मात्रा थोड़ी सी कम मान लो। ठीक, ये बताओ कि विलायक के कण इधर से इधर जाएंगे कि नहीं? ये रूल है, जाएंगे। इधर से इधर कौन जाते करते हैं? विलायक के कण। ये जो लाल वाले में पॉइंट बना रहा हूं, ये विलायक के कण, ये इधर से इधर जाते हैं। यहीं से तुम्हें परिभाषा याद करनी है। इधर से इधर ये ऑटोमेटिक जाते हैं, इसके पीछे कोई ज्यादा मेहनत वाला साइंस नहीं है। सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो लगी हुई है इसे कहा जाता है SPM। SPM NCERT में लिखा होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। ये कोई दिमाग नहीं कि ब्रेन कहेंगे, वैसे भी इसकी स्पेलिंग अलग होती है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसकी परिभाषा आ चुका है, इसकी परिभाषा आ चुका नहीं, परिभाषा आ चुकी, परिभाषा लड़की है। ये क्या है इसको समझ लो पहले। अर्ध पारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और अगर आकार की बात करें, जो विलायक होता है, इसको मिटाओ यहाँ से। कौन? जो विलायक होता है, विलायक का आकार क्या होता है? छोटा। और जो विलेय होता करता है, विलेय का आकार क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा। आकार कम, आकार ज्यादा। और अगर कोई जाली है उसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, ऐसे छोटे छोटे छिद्र, तो छोटे छोटे छिद्रों से क्या ये बड़ा वाला निकल पाएगा? इन छिद्रों से कौन निकलेगा? केवल और केवल विलायक। मस्त इसकी परिभाषा हो जाती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली है जिसमें से होकर केवल विलायक के कण ही आर पार गुजर पाते हैं। अगर मैं यहाँ विलयन रख दूं, चाय पानी शक्कर नमक सब घोल के, तो विलयन रख दूं तो उसमें से केवल कौन जा पाएगा? विलायक, क्योंकि उसके कण क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते करते हैं। ठीक है, और विलेय के कण क्या हो जाते करते हैं? अटक जाते हैं। ठीक, जैसे चलना में हम कुछ चालते करते हैं। बस यही समझना था। अर्ध पारगम्य झिल्ली की परिभाषा याद हो गई। यह एक, ये बनती किसकी है? नाइट्रोसेल्यूलोज। बताया था ना, वो नहीं लिखोगे लाइन तो भी काम हो जाएगी। ये नाइट्रोसेल्यूलोज की एक झिल्ली होती है। किससे? नाइट्रोसेल्यूलोज। ये तुम लोग ने वहां भी पढ़ा था, बताओ। पॉलेराइड पढ़े थे? पोलेराइड चश्मा वाला, वहां भी था नाइट्रोसेल्यूलोज। फिल्म जो होती है ना ब्लैक कलर की एक्सरे वाली, उस टाइप की रहती करती है। बस वही है झिल्ली, उसमें कुछ छिद्र होते हैं।
छिद्र होते हैं तो क्या हो जाते हैं, विलायक के कण बस इससे पार कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए परमिट, देखो परमिएबल किससे बने, परमिट, परमिट यानी परमिशन देना। तो यहाँ आधे की परमिशन है, आधे की परमिशन नहीं है, अनुमति है। आधे यानी दो लोग होते हैं विलियन में दो लोग हैं, ये विलियन में दो लोगों में विलायक को जाने की परमिशन है, लेकिन विलेय को जाने की परमिशन नहीं। तो एक ऐसी झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के छोटे छोटे कण गुजर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी एक फिल्म होती करती है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते करते हैं, इसमें से होकर केवल विलायक के कण पार कर पाते हैं। विलेय के कणों का बड़ा आकार होने के कारण ये इसको पार नहीं कर पाते। उसी लाइन को घुमा फिरा के धनाधन मारे रहो कापी में, फिर देखो वो धनाधन नंबर मार देंगे, ठीक है। ये कोई खींचना नहीं, वैसे तुम लोग दिया गया द्रव्यमान लगा दियो, डब्ल्यू बटे मोलर द्रव्यमान करो, तब ना सूत्र कंप्लीट होगा। क्या क्या बोला, उसके नीचे 10 करोड़ है, 10 रुपया का लगाया है, 10 करोड़ बोल रहा। अर्धपारगम्य जी समझ गया, धमाल की बात हो रही थी बच्चों। तो एसपीएम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी एक फिल्म है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छोटे छोटे छिद्रों को विलयन का केवल एक घटक यानी विलायक पार कर पाता है। विलेय के कणों का आकार बड़ा होता है, इसलिए ये इसको पार नहीं कर पाते हैं। और ये कहाँ लगी होती करती, दो विलयनों के बीच में, ठीक है। अब जब विलयनों के बीच में लगा दिए तो हमने ये देखा कि ये विलयन तनु है और ये विलयन सांद्र है। इसमें से विलायक के कण छोटे छोटे हैं, तो विलायक के कण छोटे छोटे होने के कारण कठोर, विलायक के कण छोटे छोटे होने के कारण ये तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और यही ट्रांसफर क्या कहलाता है, परासरण। परिभाषा खत्म। तो परासरण क्या है, हिंदी में बोलो, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, जाते हैं, प्रवाहित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, कुछ तो होते हैं, वह प्रक्रिया परासरण कहलाती है ना। ये क्या एक प्रकार का प्रोसेस है, क्रिया है जो हो रहा है, ठीक है। बिलर तो नहीं है कि आज भी मेरा सब बर्बाद हो जाए। मैं इतनी देर से 9 मिनट हो गया ये फालतू चीज बता रहा हूँ। वैसे टॉपिक है 10 मिनट का, तो आधा मिनट और बचा है आधा मिनट। ये वाली क्लियर हो गई बात। तो हमने ये देख लिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कहलाती करती है ना, और हमने ये भी समझ लिया कि विलायक के कणों का आकार छोटा होता करता है, इसलिए पार कर जाते करते हैं, ठीक। फिर मजे की बात आई कि परासरण दाब क्या है। पर ये क्या था, हमने एक समझ लिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें विलायक के कण किधर जा रहे हैं, विलायक के कण तनु विलयन से किधर जाते हैं, सांद्र विलयन की ओर। किससे होते हुए, यही है एसपीएम से होते हुए। समझ गए बात को, याद हो गया। परासरण वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक। और इसके बाद आता करता है परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब, यानी परासरण दाब। आज नया मार्कर है, बड़ा मजा आ रहा है लिखने में। क्या है, थोड़ा मोटा चल रहा है। अब मैं जो खरीद के लाता हूँ पता नहीं क्या पतले चलते करते हैं ना, फिर कुछ दिन में जब घिस जाते हैं तब मोटे चलते हैं। बढ़िया, एक फ्री वाला भी है। तो परासरण दाब को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक ही टॉपिक 2 दिन पढ़ने के बाद भी ये हाल है कि ना बने तब दिक्कत आती है। ये क्या है, केवल इसको रोकने के लिए लगाया जाता है, ठीक। नॉर्मल सी परिभाषा है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त बाह्य दाब क्या कहलाता है, परासरण। समझ गए। तो ये लगाया कहाँ जाता है, विलयन में। ये क्या है, परासरण को रोकने के लिए लगाया गया दाब। यह दाब कहाँ लगता है, विलयन पर, है ना, दाब ऑन विलयन। कल वो ऑन गड़बड़ा दिया था, फिर मैं मैसेज किया ऐट लगाओ तुम ही लगाए थे स्टेटस, तुम नहीं लगाए थे हैं? तुम ही को बोल रहा हूँ, स्टेटस लगाए थे ना तुम, तो मैं मैसेज किया था थोड़ा गड़बड़ है। तुम नहीं थे, तुम्हारा भाई रहा होगा, इसको कुछ पता नहीं, यही रहा होगा, नौटंकी कर रहा है, यही ना लगा रहा था स्टेटस। भेजी क्या? हाँ चलो यहाँ ध्यान दो। एक तो ये लाइन मैं 1000 बार बोलता हूँ चलो यहाँ ध्यान दो, तो भी ध्यान नहीं देते हो। वीडियो में एडिट करना पड़ता है ये लाइन को, मैं खुद ऊब जाता हूँ सुन के, अच्छा नहीं लगता मुझे, अपनी चीजें नहीं अच्छी लगती।
परासरण को रोकने के लिए लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है? बाह्य दाब, ओ सॉरी परासरण दाब। इसको जब हम डिटेल में बोलेंगे तो क्या बोल देंगे कि वह दाब है ना जो विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्थानांतरण को रोकता है। मतलब विलायक के कणों को तनु से सांद्र की ओर जाने से रोकता है, जाने नहीं देता है। वही अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है? अतिरिक्त क्यों कर रहे हैं? क्यों? इसलिए मान लो ये 2 विलयन है, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कल मजा आया कि नहीं आया? स्कूल में तुम लोग बताओ भाषण वाषण नहीं दिए, प्रिंसिपल सर खूब भड़का है तुम लोगों को। थोड़ा शायरी वायरी स्कूल में सुना आया करो। तुम्हारी शायरी खैर बहुत अच्छी, इतनी बार इसकी तारीफ किया, एक बार थैंक यू नहीं बोली। इसीलिए कहता हूँ लड़कियां बहुत गुस्सा आती हैं। हाँ तो देखो बताने के बाद भी नहीं बोल रही। कहाँ बोले? हाथ जोड़ने वाले इमोजी भेजे थे, हो गया। जब किसी को मैसेज करो हाथ जोड़ने वाला इमोजी भेजे तो ऐसा लगता है होइगा डरी जा, अब ना मैसेज करा। मेरे को यही वाला फीलिंग आता है ना। जैसे कोई बोलेगा पहले भेजेंगे सर नमस्ते ऐसे, अब फिर जानते हैं कि अगर सर बात शुरू की है तो अब सर की बात रुकेगी नहीं। मेरी यही आदत है, मेरे से कोई भी बात किया करो तो कोशिश किया करो कि थोड़ा सा बात काट दिया करो। मैं अगर शुरू हो जाता हूँ फिर मैं बहुत लंबी बात करता हूँ। अब जानते हो ये क्या बना दिया ऐसा लगता है दोनों फेफड़े से हाथ निकला हुआ है। चश्मा है आंख लगा है ना, छपरियों वाला चश्मा। ये देखो यहाँ पे एक झिल्ली लगी हुई है और ये झिल्ली ही क्या है? एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक विलयन भरा है, यहाँ पे दूसरा विलयन भरा है। इसको हम बोल देते हैं ये तनु है और इसको बोल देते हैं ये सांद्र है। ठीक है, तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर कौन जाएगा? विलायक के कण। विलायक के कण इधर से इधर जाएंगे, प्रवाह इधर से इधर होगा ना। अरे यार यहाँ ध्यान दे लो, जब पढ़ाने वाला मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सा उसकी कदर भी कर लिया करो। यहाँ पे एक दाब ऑटोमेटिक लगता है, उसे कौन सा कहेंगे? एटीआर। वो तो हर वक्त लग रहा है, वो तो हमारे खून में भी लग रहा है, वो तो हमारे शरीर में भी लग रहा है ना, लग रहा है ना ऑटोमेटिक। और इसी में रहने की हम लोग को आदत है, इसीलिए हम चंद्रमा में खुला नहीं घूम सकते, मंगल ग्रह में तो रह ही नहीं सकते। रीजन क्या है? हम लोग को उस दाब में रहने की आदत नहीं है, इस दाब में रहने की आदत है। पहाड़ों के ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। अब हम ही लोग उत्तराखंड जाएंगे, निश्चित है तबीयत खराब होगी, वहाँ के लोगों की नहीं होती, पहाड़ में रहती उनकी आदत है। हिमालय यहाँ से 15,000 फीट ऊपर है, 15,000 फीट ऊपर है लद्दाख हिमालय, तो भी वहाँ रहने की आदत है। हम लोग को धरती तल में हालत खराब हो जा रही है, रोज जुकाम पकड़ लेता है बिना कारण के, गर्मी में नाक जाम हो जाता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक एक दाब लग रहा है। अब ये जो तनु विलयन है और सांद्र विलयन है, तो बताओ मैं जो दाब लगाऊंगा किधर वाले विलयन की ओर होगा? ये सांद्र वाले विलयन की ओर दाब लगेगा। किधर? सांद्र वाले विलयन की ओर, ताकि उधर से दाब डालूं तो क्या हो जाए? ये आना बंद हो जाए। ठीक है, तो इधर की ओर हम क्या लगाएंगे? दाब। ये जो दाब था किधर लगेगा? यहाँ पे, तो ये हो जाता है प्लस पाई। इसको किससे दर्शाते हैं? पाई से दर्शाते हैं। बात समझ में आई? क्या समझ में आया तुम्हें कि सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर हम एक अतिरिक्त दाब लगा रहे हैं। इधर था इधर एक्स्ट्रा लग गया तो इधर से दबाएगा तो इधर के कण इधर नहीं आएंगे। समझ गए? जैसे मान लो इधर की भीड़ इधर साइड जा रही थी, 2 कबीले हैं, 2 मान लो गांव है, दोनों में लड़ाई हो गई, इधर के लोग इधर साइड जाके कब्जे आ रहे थे कि ये एरिया हमारा, ये एरिया हमारा। इधर से भारत सरकार ने क्या भेज दी? इंडियन आर्मी AK-47 लोड करके सगले पहुंच गए। क्या ये लोग अब इधर इंटर करेंगे? पुलिस वाला होगा तो इंटर कर जाएंगे, उसी को मार के फेंक देंगे, पुलिस की कोई औकात नहीं करती। ठीक है, पिस्तौल है, जितने में लोडी नहीं, गोली, लोडी क्या होता है यार, गोली लोड करेगा उतने में सामने वाला AK-47 से उड़ा देगा। ठीक, अब पहले की युद्धों में तलवार वाले क्यों हार जाते थे? अब हम लोग के भारतीय सैनिक अंग्रेजों से क्यों हार जाते थे? मारते थे ऐसा नहीं है, लेकिन हार तो जाते ही थे। वो लोग बंदूक से मारते थे। इधर साइड ये बचपन से ये सीखे हैं, बचपन से। उधर अंग्रेज हैं, वो कुछ नहीं सीखा, वो इतना करना सीखा, इतना कर दिया हो गया, उड़ा दिया। यहाँ बचपन से ये युद्ध कला ही सीखते रह गए। अंग्रेजों ने युद्ध कला ही समाप्त कर दी। सही बात है ना? अब अगर चाइना से हम लोग की लड़ाई हो और हम लोग के पास AK-47 है और वो लोग कुंफू कराटे सीख के आए हैं, तो कौन जीतेगा?
हाँ जनरल डायर बन जाएंगे बढ़िया, डा 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 मार देंगे। चलो तो इधर साइड एक एक्स्ट्रा दाब लग गया, इस दाब को लगाने से क्या हो गया, परासरण रुक गया, मतलब इधर के अणु इधर जाना बंद हो गए। तो पहले इधर की भीड़ उधर जाके कब्जी आ रही थी, उधर आ गए अगले AK-47 लेके, इधर की भीड़ उधर जाना बंद। अब मान लो इधर जरूरत से ज्यादा AK-47 वाले आ गए, तब ये इधर साइड क्या करेंगे, अटैक कर देंगे, मतलब मार सारे रिवर्स। बस यही आगे की प्रक्रिया कहला जाती करती प्रतिलोम परासरण, यही क्या कहला जाता है, प्रतिलोम परासरण। तुम लोग बुक में नहीं लिखे हो ना, मेरी नोट्स में नहीं लिखा ना प्रतिलोम परासरण, आज मैं भेज दूंगा, बस दोपहर में नहीं भेजूंगा, रात में भेजूंगा। अभी मेरे को फटाक से निकलना है रीवा, बहुत जरूरी काम है। प्रतिलोम परासरण, इसको इनवर्स कहा जाता करता है, अपोजिट भी कह सकते हैं, इनवर्स या फिर रिवर्स कह देंगे, रिवर्स ओस्मोसिस। हाँ केमिस्ट्री बुक, हाँ कराने तो प्रिंटर जा रहा हूँ, एक ही ना, और केमिस्ट्री की नोट्स जिसको चाहिए बता दो, कि फिर मैं नहीं जाने वाला हूँ। क्या कर रहे हो, डराते का, एक ही आदमी चाहिए ना, ठीक है एक तो लिए आऊंगा। चलो तो ये प्रतिलोम परासरण क्या कहलाता करता है, देखो ये जो दाब लगाए ये तो परासरण दाब था। अच्छा ये बताओ कि जब परासरण दाब लग गया तो क्या परासरण हो रहा है, नहीं, मतलब इधर के कण इधर जाना आप क्या कर दिए, बंद। अगर हम परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दें, यानी विलयन पर जो दाब है, विलयन पर दाब इज ग्रेटर देन पाई, बोल दूं, इस बात को समझ रहे हो। अगर विलयन पर हम परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगा देते हैं तो इधर के विलायक के कण इधर चल देते हैं, समझे। तो सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर विलायक के कणों का प्रवाह होने लगता है, यही क्या कहलाता करता है, प्रतिलोम परासरण। क्लियर हो गया, 2 लाइन की परिभाषा है। और 2-3 ठो वो प्रकार थे, समपराशरी है ना, और कौन कौन सा था, एक बार देखिए, उनके नाम में ही लिखा हुआ है कि बाह्य पराशरी में क्या लिखा है। सबसे पहले बाह्य परासरण, परासरण के द्वारा किसी कोशिका में से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर बाहर निकलना बाह्य परासरण कहलाता है। मतलब कण बाहर की ओर निकल रहे हैं, अंदर के कण बाहर आ रहे हैं कोशिका से। अंतः परासरण क्या है कि परासरण के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किसी कोशिका के अंदर की ओर विलायक के कण निकलते हैं। अंदर के कण बाहर जा रहे हैं, बाह्य परासरण, बाहर के कण अंदर आ रहे हैं, अंतः परासरण। कोशिका जो होती है वो झिल्ली होती है, वो सोखती करती है द्रव को, है ना, ऐसा हमने पढ़ा था, तभी तो कोशिका द्रव अंदर रहता है। फिर है तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट, समपराशरी विलयन, लिखाया था। ये नोट्स जिसको चाहिए ऐप में मिल जाएगी, 500 रुपए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सबकी नोट्स मिल जाएगी। बायो की किसी दिन दे देना PDF बनाने को, ठीक है, सबकी नोट्स मिल जाएगी, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना। समपराशरी विलयन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर, यहाँ ताप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर दाब बढ़ता है, दाब बढ़ता है कि घटता है, वाष्प दाब बढ़ता है। हाँ, परासरण दाब समान होता है, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। जिनके परासरण दाब समान है, समपराशरी विलयन। फिर अगला कौन सा, इसमें एग्जांपल क्या दिया था, 0.85% नमक का विलयन मानव रक्त में समपराशरी, मतलब खून का और ये नमक का विलयन, ये दोनों लगभग क्या होता है, परासरण दाब सेम होता है। कितना लिखा है, 0.9, लगभग वही है, 85 को 90 बोल दिया लगभग, लेकिन NCERT वाला डाटा ज्यादा अच्छा। अति पराशरी, अति का मतलब हो गया एक का ज्यादा और एक का कम, फिर अल्प का एक का कम एक का ज्यादा, दोनों है वही, दोनों क्या कोई अंतर है। बस ये नोट्स आपको मिल जाएगी, ये नोट्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे बच्चे ने बनाई है। और वो कल बच्चा वो डांस नहीं किया टीचर्स डे में टीचर्स डे की कहानी सुनना हो तो फिजिक्स वाला वीडियो देख लेना, फिजिक्स वाला का नहीं, फिजिक्स वाला अच्छी नोट्स है ना, तो खरीद लेना। यहां से आपका ये टॉपिक हो गया डन। बस थोड़ा सा इसमें क्या आता करता है, इसका फार्मूला, परासरण क्लियर है, ज्यादा इसमें नहीं समझना है क्योंकि जब इंपॉर्टेंट चीज नहीं रहती। अब जैसे तुम लोग को बायो मलेरिया वाला नहीं समझाया हूं, नहीं समझाया ना, डिटेल में नहीं समझाया, जितना है काम चलाओ समझा दिया, उसको डिटेल में समझोगे तो मजा तो आएगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं, क्योंकि ये गेट के जैसी पार हो गए अगला मजा गायब हो जाता है। कल तुम लोग रास्ते में गए होगे तो एकदम मुस्कुराते गए होगे, है ना, आज खूब मजा आया, समोसा थोड़ा ठंडा आ गया था, है ना, जब गर्मा गर्म धुआं लेते आते उतनी समय खा लेते, मजा आ जाता। केक अच्छा था, पर केक अच्छा लगा, केक खट्टा नहीं था इस बार का, पिछली बार लगता है कुछ हो गया था उस केक को, लेकिन था बढ़िया, वो जो लड़कियां खिलाई थी वो बढ़िया था, इस बार तो लड़कियां खिलाई ही नहीं। खत्म करना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि पाई का फार्मूला कैसे आएगा। अगर तुम कक्कू नॉर्मल वाला दाब देखेंगे तो P = क्या होता है, DGH, लेकिन अगर हम इसका दाब देखें
तो इसमें एक बात बताई गई कि जो पाई होता करता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है, और पाई होता करता है किसके समानुपाती? ताप। ताप ये परम ताप लिया जाता करता है जो कि क्या होता है? 0 केल्विन। वो मैक्सिमम आ ले लिया, सॉरी मिनिमम आ ले लिया जाता है, जो कि व्यवहार में हम लोग के पास तो है नहीं। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? पाई प्रोपोर्शनल सी टी। जब पाई का प्रोपोर्शनल हटता है क्या जाता करता है? सी आर टी। यहाँ आर जो कांस्टेंट आया उसकी वैल्यू किसके बराबर आती करती? गैस कांस्टेंट, है ना। जहां आर की वैल्यू कितनी आती है? कितनी थी? 0.0831। कई जगह 21 दिया है, कई जगह 31। इसका मात्रक क्या था? एटीएम लीटर प्रति मोल केल्विन, यही था। एटीएम लीटर प्रति मोल केल्विन। एक बार चेक कर लो, मुझे कंफर्म नहीं याद है। कहाँ? ये लोग आज सब घूम लेंगे तो फिर मैं रीवा कैसे जाऊंगा? बुलेट चलाने में मजा नहीं आता, रीवा बहुत पेट्रोल खाती है। हाँ, 0.0831 एटीएम लीटर मोल प्रति मोल इंटू केल्विन। केल्विन का के हमेशा कैपिटल बना कर, यही है। हाँ, एक और होता करता है जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। वो वाला यहाँ नहीं रखते, पता नहीं क्यों। यहाँ जब देखो तब यही वाला रखा जाता है, वो फिजिक्स में रखते हैं, ये यहाँ यही वाला रखते हैं। याद रखना, न्यूमेरिकल आएगा इस टॉपिक के पास। एक तो बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल है, मैं तो चाहता हूँ न्यूमेरिकल दे। जिसको बनता है बनता ही है, जिसको फैल होना है सब पूरा मध्य प्रदेश लाइन से फैल जाए, साला सब फैल करो। ये फार्मूला आ चुका है पेपर में, हम जानते हैं। चूंकि C इक्वल टू क्या होता करता है? N/V। NB हमें बोलना चाहिए, इसलिए पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? NB/V इंटू RT। दिस कैन बी अनदर फार्मूला। इस प्रकार पाई के कितने फार्मूले हो गए? 2 पेपर में आ चुके हैं फार्मूले, बस क्लियर हो गया। परासरण दाब के बाद एक क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होगा। कौन सा? विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। कि जैसे हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था? अणु संख्या गुणधर्म में ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अणु संख्या गुणधर्म यानी विलयन का वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो अणुओं की संख्या के लिए हमें सबका क्या चाहिए? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज अणुओं की संख्या है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? इसकी सहायता से, पाई की सहायता से MB ज्ञात करना है। ये हमारी हेडिंग है, बस इसी में 2 लाइन बढ़ा देंगे, है ना। चूंकि हमने क्या देखा? पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT। तो पाई इक्वल टू C की वैल्यू रखा है NB/RT/V। NB सबको पता है ना, यहाँ बैठे सबको पता है ना। जिसको ना पता हो तो देख लिया करो मेरे वीडियो, तो थोड़ा रिवीजन हो जाया करे। ये ना सोचना मेरे को बहुत प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट दिखाऊंगा तो तुम बेहोश हो जाओगे। लास्ट वीडियो की कमाई, 1 रुपए भी नहीं कमाया हूं अभी तक। ये सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए आया है, ठीक है। ये ना सोचो मैं बहुत कमाता हूँ, नहीं। कुछ लोग इसीलिए नहीं देखते करते कि ना देखो वो कब व्यू मिल जाएगी, पैसा आ जाएगी। हाँ, NB की वैल्यू क्या होती है? NB इक्वल टू क्या होता है? WB/MB आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये आ जाएगा WB/RT/MB इंटू V। V किस में होगा? लीटर में। V लीटर में होगा। हमें MB लाना है, MB इधर ला दो, इसको इधर ला दो, इंटरचेंज कहते हैं इसे। ये आ जाएगा कितना? WB। अब मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी पीठ में असहनीय दर्द है। किसी कोई दिक्कत? दिस वाज द क्वेश्चन इन 2024। यहां से आपका परासरण दाब समाप्त होता है। एक अंतर है, ठीक, जो कि आज मुझे भेजना ही पड़ेगा, तभी आप लोग लिखेंगे। हाँ, सही बात है यार, अभी हिम्मत नहीं। एक चीज बता रहा हूँ, सुन लो। इस चैप्टर में जो ऑनलाइन ऐप में भी नोट्स लेंगे उसके लिए एक अलग से मैं PDF भेज रहा हूँ, उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल है। वो क्या है, मेरी आदत रहती करती है अंतर में लास्ट में भेजता करता हूँ, लेकिन ये आदत ऐसी है कि मैं भेजना भूल जाता करता हूँ। 2 आदतें हैं मेरी। तो इसमें ये बता रहा हूं मैं कि एक अंतर है तुम्हारा आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर, वो जो कि तुम्हें मैंने याद भी करा दिया है, जो कि मेरे हिसाब से इस साल के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। मेरा मन कहता है कि 2025 का पेपर होगा तुम लोग का, 2025 के पेपर में मस्त क्वेश्चन दिखेगा। राउल्ट का नियम क्या है, इसके आधार पर विलयन को आदर्श और इसके आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, या फिर इसके आधार पर आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्थापित है। मेरा मन कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है हेनरी का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। और बाकी ये 4 में से कोई भी, इसके अलावा है ही क्या। एक और अंतर है वो आप लोग को भेजने के लिए, धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन, जो कि अनादर्श के 2 प्रकार। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर है परासरण और विसरण। एक प्रक्रिया होती है, विसरण कहते हैं उसे।
मोलरता में तो पढ़ा दिया। मोलरता में अंतर क्या है? पहला अंतर है परिभाषा, दूसरा अंतर है मात्रक, तीसरा अंतर है ताप का प्रभाव। बस अंतर खत्म। ताप का प्रभाव किसमें पड़ता है? जिसमें आयतन दिया हो। जो बता रहा हूं ध्यान से सुने। जिस तरह आपको इस चैप्टर में मैंने सब कुछ पढ़ाया है उसी तरह मैं सारे चैप्टर में बताऊंगा, तो सब लोग बस ध्यान से सुन लिया करें, और जिससे नहीं बनता है वीडियो जरूर देख लें। और जो लोग क्लास आ रहे हो रेगुलर क्लासे आते रहें, पता चले आप ये सोचे कि हम ऑनलाइन यूट्यूब में ही पढ़ेंगे, वो फिर नहीं हो पाता है। धनात्मक विचलन दूसरा अंतर, परासरण और विसरण में अंतर। मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक बताओ। ये रहा परासरण और विसरण में। परासरण और विसरण में बहुत अच्छा अंतर है। पहला अंतर ऐसे ही सुन लो। परासरण में क्या होता करता है? अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं है। परासरण का उल्टा रहता करता है विसरण। परासरण में क्या था? ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहा था, उसमें क्या हो जाएगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि इसमें एक ही दिशा में केवल हाँ, उसमें दोनों तरफ होता करता है, एक दूसरे में क्या हो जाता है? मिक्स टाइप का। परासरण में एक ही दिशा में विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है। परासरण में क्या हुआ? एक ही दिशा में हुआ, तनु वाले से सांद्र वाले की ओर। लेकिन इसमें क्या था? इसमें विलय विलायक दोनों इधर उधर इधर उधर चलते हैं। विसरण में, विसरण यानी फ्यूज हो गए, मिक्स हो गया सगले। नाभिकीय संलयन क्या था? सगला मिक्स हो गया। इसको इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। सगला मिक्स हो गया। सगला क्यों बोलता हूं मैं? परासरण में लिखा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह होता है, उसमें लिखा है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। इसमें लिखा है केवल विलयनों में पाया जाता है। परासरण जो होता है गैस में नहीं पाया जाता, केवल विलयनों में पाया जाता है। और विसरण जो होता करते हो किसमें? द्रव, सॉरी गैस और विलयन दोनों में पाया जाता है। अब इसके यहाँ विलयन नहीं लिखना चाहिए वैसे, क्योंकि विलयन तो गैस का भी होता है, नहीं लिखना चाहिए ना। यहाँ इसको लिखना चाहिए केवल द्रवों में पाया जाता है, और द्रव और गैस दोनों में। तुम सुधार के लिख लेना। फिर उच्च सांद्रता वाले विलयन पर आवश्यक दाब लगाकर इसे रोका जा सकता है, और अधिक दाब लगाकर इसे विपरीत दिशा में कर सकते हैं, यानी प्रतिलोम परासरण। और विसरण में क्या बोला? विसरण को रोकना या विपरीत दिशा में करना संभव नहीं है, ये दोनों मिक्स हो जाते करते हैं। क्लियर हो गया? तो मैं तुमसे ऐसे पूछ लेता हूं तो तुम बता दो। परासरण इधर है, विसरण इधर है। वीडियो में फोटो लगा दूंगा, उसकी देखते रहना, उसी को लिख लेना। बहुत तेज बुखार आ रही है। परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली लगेगी, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं लगेगी। परासरण में कौन किधर से ट्रांसफर होता है? विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, तनु से सांद्र की ओर। इस वाले में क्या होता है? विलायक के कण सांद्र से तनु की ओर होते हैं। नंबर 3, ये केवल द्रव में होता है। परासरण केवल द्रव में होता है, विसरण द्रव एवं गैस दोनों में होता है। परासरण में क्या था कि इसमें केवल विलायक के कणों का ही स्थानांतरण होता है, लेकिन उसमें विलायक विलय सब में हो जाता है। इसमें क्या था? इसमें एक ही दिशा में ट्रांसफर होता है, मतलब विलायक के कण एक ही दिशा में ट्रांसफर होता है। उसमें विलायक और विलय दोनों कण दोनों तरफ ट्रांसफर होते हैं। ये एक दैशिक होता है, ये द्विदैशिक होता है। समझ गए? एक दैशिक और द्विदैशिक। एक और अंतर बाकी बताओ कौन सा है? ताप है ही नहीं, ये जो अभी बताएं उसी से है। अधिक दाब वाले की बात हो रही है। परासरण में दाब लगा के इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है, और एक्स्ट्रा दाब लगा दें, मतलब परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दें, तो ये प्रतिलोम परासरण हो जाता है। लेकिन इसमें इसको दाब लगा के नहीं रोका जा सकता, क्योंकि झिल्ली नहीं लगी ना। झिल्ली नॉर्मल लगी है, जैसे पोलेराइड होता है, स्पेशल टाइप की झिल्ली है, ऐसी अर्धपारगम्य झिल्ली भी है। ठीक, यहाँ से आपका ये चैप्टर हो गया थ्योरी वाला खत्म। अब हम लोग क्या लगाएंगे? न्यूमेरिकल। वांट आपको अगले वीडियो में 5 मिनट में फार्मूला बस बता दूंगा। ठीक है, फार्मूला और व्यंजक। जो लोग नोट्स लिए हो उनमें इस चैप्टर के बाद मैंने एक पन्ना एक्स्ट्रा जोड़ा है ना, देख लो, इसी चैप्टर बस में जोड़ा है, बाकी नहीं जोड़ा है। उस नोट्स में मैंने इस चैप्टर के बाद एक पन्ना जोड़ा हुआ है, वो इसीलिए जोड़ा क्योंकि उसमें अंतर लिखना था। जब मैं देख रहा था अंतर ही नहीं था, तो मैं एक पन्ना जोड़ दिया था। ठीक, तो अंतर मैं फोटो भेजता हूँ अभी, तो सब लिख लेना। ठीक है, कल से हम क्या लगाएंगे? न्यूमेरिकल। ठीक, कल आप लोग को अपनी नोट्स लाने की आवश्यकता